प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में मैं हूँ मुल्तान से इमरान चौधरी। पेशावर से मैं हूँ अबू बकर सदीक। हुकूमती इदारों की कारकर्दगी जांचना आवाम का हक है। सोशल मीडिया के इस दौर में आवाम जहाँ अपने इस हक से बखूबी वाकिफ़ है, वहीं पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना ये हक इस्तेमाल करते हुए नज़र आती है। ऐसी सूरत हाल में एक इदारा ऐसा भी है जिसने अपनी काम और अवामी खिदमत के बाइस न सिर्फ आवाम के दिल में अपनी इज़्ज़त बनाई बल्कि इदारे का मुकाम भी बनाया। जी हाँ, ये इदारा है रेस्क्यू 1112 का। रेस्क्यू 1112 को आज से 20 साल पहले बतौर पायलट प्रोजेक्ट इस इदारे का आगाज़ किया गया। इस इदारे की अच्छी कारकर्दगी को देखते हुए इसका दायरा कार पंजाब के मुख्तलिफ शहरों तक वसी कर दिया गया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फायर फाइटर्स के हवाले से और मैं इस वक्त रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आग लगने का जब वाक़या होता है तो कॉल कंट्रोल रूम को मौसूल होती है और फिर जो फायर फाइटर का रिस्पॉन्स है वो कैसे होता है। आग जब लगती है तो कितने एहलकार जो है आग पर काबू पाने का जो प्रोसेस होता है उसमें हिस्सा लेते हैं, क्या यूनिफॉर्म वो पहनते हैं, ये तमाम डिटेल जो है आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जी, मैं इस वक्त चौक कुम्हारावाला के साथ रेस्क्यू 1112 का जो मरकज़ी ऑफिस है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो मेरे साथ चले इस ऑफिस के अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं कि रेस्क्यूअर जो है वो किस तरह से काम करते हैं। जी, जिस वक्त हम इस मरकज़ी ऑफिस में दाखिल हुए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक बड़ा सा इन्होंने एक अपना पोस्टर लगाया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने अपने जो रेस्क्यू 1112 के हवाले से जो इनके स्लोगन है कि दिन हो या रात, आंधी हो या तूफ़ान, ज़लज़ला हो या आग, हादसा हो या सानिया, हर जगह पर जो है वो रेस्क्यू 1112 की जो टीम है, जो एहलकार हैं, वो फौरी तौर पर जो है वो पहुँचते हैं। अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के सबसे पहले आपको जो है इसका जो मरकज़ी कंट्रोल रूम है जहाँ पर सबसे पहले जो भी शख्स को इमरजेंसी होती है किसी हादसे की सूरत में या किसी भी आफत की सूरत में, तो वो जहाँ पे कॉल रिसीव की जाती है उसको एक मरकज़ी कंट्रोल रूम है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल रूम जो है वो किस तरह से काम करता है। इस वक्त मैं रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ और बेसिकली जितने भी इमरजेंसी की कॉल्स आती है तो वो यहीं से ही रिसीव होती है। हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, ये बताइएगा जब कोई कॉल आती है तो क्या रिस्पॉन्स होता है? अच्छा जी, बेसिकली हमारी जितनी भी कॉल्स आती हैं वो एक हमारे पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आती हैं। तो उस सॉफ्टवेयर में कॉल हमारे पास रिसीव आती है, रिसीव हम करते हैं तो उसके थ्रू हम एहलकार से पूछा जाता है, उसे जो भी कोई कॉलर होता है उससे पूछा जाता है कि आपकी इमरजेंसी किस टाइप की इमरजेंसी है, आया आपकी मेडिकल इमरजेंसी है, फायर इमरजेंसी है। इमरजेंसी की नोयत को देखा जाता है, उसके मुताबिक जो है फिर हम अपनी व्हीकल मूव करते हैं आगे फॉरवर्ड। हमारी व्हीकल मूव करने की तरतीब इस तरह होती है कि यहाँ से हम कॉल रिसीव करते हैं और हमारे पास यहाँ सिस्टम लगा हुआ है डिस्पैच सिस्टम। यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो जो उनका मुतलका स्टेशन होता है उनसे रब्ता किया जाता है और आगे उनकी गाड़ी मूव की जाती है। जी, अभी इनको कॉल आई है इमरजेंसी की, ये रिसीव कर रहे हैं और उनसे बाकायदा तौर पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। फायर के हवाले से जब कॉल होती है तो फिर उसी तरह कम्युनिकेट किया जाता है। अच्छा, जब यहाँ पर कॉल आती है रेस्क्यू एहलकार जब उन इंफॉर्मेशन लेते हैं जो जिन्होंने किसी भी जगह पर इमरजेंसी के हवाले से इंफॉर्मेशन दी होती है, तो यहाँ के बाद जो है यहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार मौजूद होते हैं तो उनको कम्युनिकेट होता है और फर्दर जो कम्युनिकेशन होती है मुतालिका इलाके में जो रेस्क्यू 1122 का ऑफिस होता है तो उनको फर्दर जो है वो ये कम्युनिकेट करते हैं। तो इनसे बात करते जी, आपकी क्या कम्युनिकेशन होती है? जी, ये लोग जनरेटर्स के बारे में पूछते हैं, जिधर इमरजेंसी होती है तो हम मुतल्लिका स्टेशन से मुतल्लिका व्हीकल पर मूव करवाते हैं। अगर फायर इमरजेंसी है तो हम फायर व्हीकल मूव करवाते हैं उसी स्टेशन से। जी, यहाँ पर जब इन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर इमरजेंसी हुई है और फौरी तौर पर फायर व्हीकल जो है वो भेज दी जाए, तो यहाँ पर जो एहलकार मौजूद होते हैं तो वो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट होता है या फिर जो इलाका होता है उनको इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से फिर रेस्क्यू फायर फाइटर्स हो या किसी भी नौयत की इमरजेंसी हो तो एहलकार जो है वो वहाँ से मूव होते हैं। जी, हम इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 का जो मरकज़ी कंट्रोल रूम है डिस्ट्रिक्ट का, जब भी कोई शख्स कॉल करता है 1112 किसी भी ज़िले में जब वो मिलाते हैं तो उस ज़िले का जो एक मरकज़ी कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर ये कॉल होती है। ये यहाँ पर एजेंट्स बैठे हुए हैं जिनको
एजेंट्स हैं, जब भी आप कॉल करते हैं तो इनके पास से कॉल आती है। इस वक्त ये कॉल आई हुई है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा को दिखाएं कि ये इनके जो ऑपरेटर हैं ये इस वक्त इसको एंटरटेन कर रहे हैं, इस कॉल को। न सिर्फ इस कॉल को एंटरटेन कर रहे हैं, जो ये कॉल आती है इसको एंटरटेन करते हैं, और जो जहाँ पर हादसा हुआ होता है, जो उसके नज़दीक तरीन जो व्हीकल होता है, खा वो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है या बड़ी एम्बुलेंस है या जिस व्हीकल की ज़रूरत होती है, उसके साथ रब्ता किया जाता है और उसको जो है वहाँ पर भिजवाया जाता है। और फिर जब किसी व्हीकल को मौके पे भिजवाया जाता है तो उसकी ट्रैकर की लोकेशन उस एजेंट के पास आ रही होती है और वो उसको देख रहा होता है कि गाड़ी का रिस्पॉन्ड टाइम भी उसके पास आ रहा होता है कि वो गाड़ी कितनी देर में जो है वो वहाँ पर पहुँची। मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये वो आपको दिखाए कि ये किस तरीके के साथ जो है वो रेस्क्यू के जो एजेंट्स हैं वो किस तरह से कॉल जो है वो रिसीव करते हैं। जी, आपने ये देखा यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 10 जो है वो एजेंट्स बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियाँ साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये रेस्क्यू 1112 किस तरीके से काम करती है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले थोड़ा सा तो हमने भी अपने नाजरीन को बताया, आप भी बताइएगा कि जब कॉल आती है तो क्या आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है और कितनी देर में जो है वो आप अपने जो इफेक्टिव शख्स होता है या हादसे वाली जगह होती है उस पर आप पहुँचते हैं? जी, इस वक्त आप कंट्रोल में मौजूद हैं। यहाँ पे जाकर कॉलें हमें रिसीव होती हैं। आप देख सकते हैं हमारे कॉल एजेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, जो कोई कॉल्स ले रहे हैं, इमरजेंसी कॉल्स। तो ये जैसी कॉल आती है तो ये देखते हैं कि किस एरिया से कॉल मौसूल हो रही है, तो ये फौरी तौर पे जो है अपनी स्क्रीन पे चेक करते हैं कि नियर बाई एम्बुलेंस कौन सी फ्री है। तो फौरी तौर पे जो कॉलर होता है उससे कॉन्फ्रेंस कॉल कराई जाती है बाकायदा, जो अवेलेबल जो हमारी नियर बाई जो हमारी एम्बुलेंस होती है उससे, तो उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से लोकेशन के बारे में पूरी मालूमात लेके फ़ौरन वहाँ पे डिस्पैच हो जाती है गाड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में आपके कितने स्टेशंस हैं, इमरजेंसी स्टेशंस? जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर इस वक्त जो है वो 9 स्टेशन हैं इस वक्त। जी, ये बताएं कि एवरेज आपके पास एक दिन में कितनी इमरजेंसी की कॉल्स आती हैं? एवरेज हमारे पास कॉल्स का जो रियल कॉल्स होती हैं वो तकरीबन डेली बेस पे 350 कॉल्स हमारे पास रिसीव होती हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रियल कॉल्स, इसका मतलब है कि ये देखिए बड़ा एक हसास, कोई भी इमरजेंसी का इदारा हो उसका नंबर एक बड़ा हसास सा नंबर होता है। वहाँ पे कोई शख्स जब आफत में मुब्तला होता है वो तभी आपको कॉल करता है। तो क्या फेक कॉल्स भी आती हैं? ये फेक कॉल्स की शरह तो ना होने के बराबर है। शुरू में जब एमरजेंसी सर्विस यहाँ पे शुरू हुई थी 2007 में, तब इनकी रेशो बहुत ज़्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है, उसमें फ़िल्टर हमने लगा दिए हैं। तो ये फ़ेक कॉल्स वैसे भी लोग जो है काफ़ी इस चीज़ को अवेयरनेस आ चुकी है कि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है और अब लोग ज़रा फेक कॉल्स का जो है वो कम करते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। पहले बहुत ज़्यादा थी। तो अब डेली जो है हमारे पास तकरीबन जो है ना वो 500-600 कॉल्स आती हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सीकिंग कॉल्स भी होती हैं, लेकिन जो रियल कॉल्स हैं वो तकरीबन 350 है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जिस वक्त आपके पास यहाँ पे ट्रैकर सिस्टम हमें अपना दिखाएं, आप हमें पहले बता रहे थे कि जिस वक्त कोई भी गाड़ी लोकेशन पे जाती है तो वो जाके आप यहाँ से बैठ के उसको जो है ना वो देख सकते हैं और उसको जो है ना वो ट्रैक कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है वो ट्रैकिंग के लिए इनके जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो इसको देख रहे होते हैं। हमें दिखाइएगा जी किस तरीके से के साथ आप इसको जो है ना वो ट्रैक कर रहे होते हैं। जैसे कि इस वक्त यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रात 12 बजे से अब तक टोटल 344 कॉल्स आई हमें मौसूल हुई हैं। उनमें से हमने 90 एमरजेंसीज़ को हमने डील किया है। 6 PTS, इससे मुराद होता है एक सरकारी हॉस्पिटल से जो डॉक्टर रेफ़र करता है वो दूसरे हॉस्पिटल में हमारी एम्बुलेंस शिफ्ट करती हैं। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ से देखें अगर तो टोटल एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल्स, बाइक्स जितने भी हमारे पास मौजूद हैं वो इस पे आ रहे होते हैं। अगर हम किसी भी इसको देखना चाहेंगे तो हमारे पास सारा वो है सिस्टम जी। एक्चुअली ये कि आप पूरी जो गाड़ियाँ हमारे पास जो फ्लीट है वो आप सारा इसमें देख सकते हैं। हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी आप देख सकते हैं उसमें। जी, इस वक्त मैं रेस्क्यू 1122 सदर स्टेशन पहुंच गया हूं और जो पस मंज़र में आप जो व्हीकल्स देख रहे हैं तो बेसिकली ये सारे व्हीकल्स जो है ये जब आग लगती है तो ये इस्तेमाल की जाती है। और रेस्क्यू फायर फाइटर्स का जो यूनिफॉर्म है वो भी हम आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये यूनिफॉर्म है और फायर फाइटर जो है वो जैसे ही उनको कॉल मौसूल होती है किसी भी इमरजेंसी की तो ये यूनिफॉर्म तो बेसिकली जो फायर फाइटर्स है तो ये रेस्क्यू व्हीकल में ही पहना जाता है। तो काफ़ी हैवी यूनिफॉर्म है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इस यूनिफॉर्म का वज़न जो है वो 5 kg से ज़्यादा होगा और
ये जो है यूनिफॉर्म है जो इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं पहनते फायर फाइटर्स का। ये जो है साथ ही साथ इसके साथ हेलमेट भी होता है और इस हेलमेट को भी जो है जब फायर फाइटर्स इमरजेंसी की तरफ जाते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये गाड़ी के अंदर ही होता है। हमारे साथ इस वक्त रेस्क्यू 1122 खैबर पुख्तूनख्वा के तर्जुमान बिलाल फैज़ी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बिलाल फैज़ी साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइए कि कितने व्हीकल्स जो है वो यूज़ होते हैं इस इमरजेंसी फायर जब लगती है तो इमरजेंसी में कितने व्हीकल जो है वो इस्तेमाल की जाती है, क्या प्रोसेस होता है, ज़रा तफसील बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोगों को खुशामदीद। रेस्क्यू 1122 हर किस्म की इमरजेंसी में खिदमात फराहम करता है। बिलखुसूस आप आग लगने के वाक़यात के हवाले से बात करें तो अब तक रेस्क्यू 1122 ने सिर्फ पेशावर में 6000 से ज़ायद मुख्तलिफ़ इमरजेंसीज़ में खिदमात फराहम की हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की आग जो लगती हैं उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ायर व्हीकल्स मौजूद हैं। एक फ़ायर व्हीकल है हमारे पास जिसमें 3000 लीटर पानी और फोम मौजूद है। इसी तरह दूसरा जो है उसमें 7000 लीटर मौजूद है। तीसरी जो हमारे पास बड़ी गाड़ी है वाटर ब्राउज़र, वो किसी भी इमरजेंसी के दौरान इजाफी पानी की ज़रूरत हो तो उसमें 12000 लीटर तक पानी मौजूद होता है। इसके अलावा जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, जो तंग गलियाँ हैं अंदरून पेशावर के लिए, उसके लिए हमारे पास मोटरसाइकिल फायर टेंडर हैं। जंगलात में जो आग लगती है उसके लिए हमारे पास अपनी जो है वो अल्टेरियन व्हीकल मौजूद है। अलगरज़ ये कि आपको किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, इस फायर व्हीकल्स में हर किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो आग लगती है उसमें वुड फायर है, उसमें ट्रांसफार्मर की फ़ायर है, उसमें किचन फायर है, फ्यूल की फ़ायर है। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ायर्स हैं उसको मुख्तलिफ़ आलात से जो है वो बुझाया जाता है और वो तमाम अशिया जो है वो हमारे इन गाड़ियों में मौजूद है। इन गाड़ियों में जो है वो टोटल 5 एहलकार मौजूद होते हैं जिसमें एक लीड फायर रेस्क्यूअर, 3 जो है वो रेस्क्यूअर और एक जो है उसका ड्राइवर मौजूद होता है। तो जब भी कोई फायर की इमरजेंसी होती है तो ये 5 बंदों का क्रू जो है इमरजेंसी में खिदमात फराहम करने के लिए पहुँच जाता है। सबसे पहले इनकी कोशिश ये होती है कि आग की नोयत के बारे में जाने। दूसरा उसके बाद जब आग लगती है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात जो है वो मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी कोई आग लगती है तो उसके इर्द गिर्द हमें ये देखना पड़ता है कि इस आग की वजह से कोई लिक्विड ऐसा मौजूद है जो फ्लेमेबल हो, उससे आग जो है वो निकले। इसी तरह वायर्स जो हैं, तारें, वो जो हैं वो कटी हुई ना हो। इसी तरह अगर जो सुई गैस की आग है तो उसको जो है मुनक़ते करना होता है, बिल्डिंग का कहीं गिरना ना हो, नीचे जो शीशे वगैरह हैं वो शार्प। तो सबसे पहले हम लोग इन सारी चीज़ों को, इन हैज़र्ड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कार्डन ऑफ करें एरियाज़ को। फिर हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि जितने भी लोग अगर कोई ट्रैप्ड हैं, महसूर हैं, उनको जो है वो निकाला जाए। उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो यही है कि आग को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो आग पर काबू पाया जाता है। और उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि वहाँ पे जो मौजूद हैं लोग ट्रैप, उनको निकाला जाए और जो सीट ऑफ फायर है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। अच्छा फैज़ी साहब, ये जो बाइक सर्विस आपने अभी लॉन्च की रिसेंटली, मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। ये क्या किस लिए मौजूद है इसमें, ये ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि ये वो बाइक है जो कि अंदरून शहर इस्तेमाल होती है। इसी तरह जो ट्रैफिक का इज़्दिहाम है उससे भी निकलने के लिए ये बाइक मौजूद अच्छी है। इसमें टोटल 25 लीटर पानी मौजूद होता है, 25 लीटर जो है वो फोम मौजूद है। इसी तरह ये उसका नोज़ल है जो जब भी कहीं पे जाते हैं तो इससे जो है फायर फाइटिंग करते हैं। इसके अलावा सिलेंडर जो है वो भी है कि खुदा न ख्वास्ता 2 किस्म के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सेल्फ़ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, SCBA। वो किसी भी ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम लोगों ने किसी विक्टिम को निकालना हो तो उसके लिए ये पहन के जो है वो जाते हैं। ये आर्जी सांस जो है या हवा जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के आग होती हैं छोटी, तो उसको काबू पाने के लिए ये बाइक जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बड़ी अच्छी सर्विस है बेसिकली, क्योंकि जो अंदरून शहर है तो वहाँ पर काफ़ी तंग गलियाँ होती है और इशू काफ़ी होता था। अगर कहीं आग लगती थी या कोई भी इमरजेंसी होती थी तो रेस्क्यू की रसाई जो है वो काफ़ी मुश्किल होती थी। लेकिन अभी ये सर्विस, बाइक सर्विस जो आप इस
वक्त देख भी सकते। तो जिस तरह बिलाल फैज़ी ने कहा है कि अंदरून शहर की जो तंग गलियाँ है तो उसमें ये काफ़ी कारामद साबित होती है। तो ये जो आप सर्विस देख रहे हैं तो ये बेसिकली पेशावर के अंदरून शहर के जो गलियाँ है उसके लिए है। ये तो हमने आपको रेस्क्यू 1122 पेशावर का जो स्टेशन है इसकी सिचुएशन हमने आपको दिखाई है। अब हम जाएंगे फायर व्हीकल में और हम देखेंगे कि किस तरह फायर व्हीकल के अंदर ही इमरजेंसी होती है, चूँकि तो यूनिफॉर्म जो है वो रेस्क्यू फायर फाइटर जो है वो पहनते हैं और फिर स्पॉट पर पहुंचकर क्या इनका लाए अमल होता है तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। आज इस वक्त मैं कम्युनिकेशन रूम में मौजूद हूँ और बेसिकली जब हमने आपको दिखाए थे कंट्रोल रूम के मनाजिर जहाँ पर जब कोई इमरजेंसी की कॉल आती है तो वो जब फर्दर कम्युनिकेट करते हैं तो बेसिकली यही वो रूम है जहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है। और ये जो रेस्क्यू एहलकार मौजूद है यहाँ पर तो इनको कम्युनिकेट किया जाता है। फिर ये जो फायर फाइटर्स हैं उनको डायरेक्शंस देते हैं कि फौरी तौर पर स्पॉट पर जो है वो पहुँचा जाए। हमारे साथ ये रेस्क्यू एहलकार मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा जब आपको यहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है कंट्रोल रूम की तरफ से क्या फर्दर प्रोसेस क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जब वो हेल्पलाइन पे कॉल आती है वो हमारे कंट्रोल रूम को, तो फिर वो एरिया देखते हैं। जब हमारी एरिया होती है तो इसको मैसेज एनवाई कर लेकिन हम ये बेसेट इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम और कंट्रोल रूम के साथ इस पर वो कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद जब वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फायर इमरजेंसी हो इसको वो स्टाफ इसको डिस्पैच करते हैं और वो इमरजेंसी के लिए स्पॉट के लिए भेजते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या पहले से ही आपके साथ एहलकार मौजूद होते हैं या फिर वो कहीं और पर होते हैं? आपने फिर भी जो आपको कॉल आती है कंट्रोल रूम से तो फर्दर जो आप कम्युनिकेट करते हो वो आप डायरेक्टली एहलकारों को करते हैं या फिर इसके लिए कोई स्ट्रेटजी होती है? बेसिकली ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है तो वो हर अपने वो फील्ड का जो फायर फाइटर होते हैं या वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं वो फुली प्रिपेयर वो बैठे होते हैं। जब भी वो कॉल मौसूल होते हैं इधर हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो डायरेक्ट इसको भेजते हैं ताकि वो बर वक्त रिस्पांस कर सकें। जी, यहाँ से ही एहलकारों को बताया जाता है कि वो मूव करें स्पॉट और जैसे ही इनकी तरफ से बताया जाता है एहलकारों को जो कि पहले से ही तैयार बैठे होते हैं तो वो फौरी तौर पर जो है स्पॉट की तरफ मूव करते हैं। सर ये बाहर अभी मैं देख रहा था ट्रिब्यूट टू शहीद रेस्क्यूअर्स, ये आपके यहाँ ये लगा हुआ है, इसके मतलब बताएं ये हमारे शोहदा हैं रेस्क्यूअर्स के काम के दौरान और जो गुज़िश्ता 15 साल 20 साल से ये जब से रेस्क्यूअर शुरू हुआ है। जी, हमारे शोहदा हैं जी जो कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिन्होंने अपनी जान दी है और मेगा बहुत बड़ी मेजर एमरजेंसी थी फायर की तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया था हमारी सर्विस ने। तो वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई और बहुत बड़ा एक इवेंट था वो जिसमें इन्होंने अपनी जान दी है। लेकिन ये कि लोगों की मतलब मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स की जो है वो उन्होंने सेविंग की है वहाँ पे। लेकिन ये है कि वो मतलब उन्होंने अपनी जान जो है अपनी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो अल्लाह ताला के रास्ते में दी है और हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और ये हमारा बिल्कुल ये हमारे माथे का झूमर है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शोधा किसी भी डिपार्टमेंट्स के हों वो आवाम के माथे का जो है वो झूमर होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि नॉर्मली जब कहीं पर आग लगती है तो हम लोग पानी से उसको बुझाते हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे जिद्दत होती जा रही है तो अब बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जिनके साथ उनको इस्तेमाल करके जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन वो केमिकल्स जो हैं वो अक्सर हमने ये देखा है क्योंकि वो महंगे होने की वजह से शॉर्ट रहते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसकी क्या वजह है? नहीं, वो तो नेचर के हिसाब से देखें नहीं, जहाँ पे नेचर के हिसाब से हमेशा फायर फाइटिंग की जाती है। अगर आप सिर्फ पानी की मदद से उसको बुझा सकते हो तो पानी का इस्तेमाल होता है। अगर आपने वहाँ पे जो फोम है या जिसको हम 80+ बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना है तो वो भी हमारे पास फोम का इस्तेमाल जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ ज़रूरत हो बिल्कुल किया जाता है क्योंकि उसके बगैर आप आग बुझा नहीं सकते ना आप। अच्छा, नॉर्मली किस तरह की आग जो होती है उसके ऊपर जो है वो फोम का इस्तेमाल किया जाता है? अमूमन जो पेट्रोलियम वाली आग होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये पेट्रोलियम की आग है उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अच्छा, मुल्तान एक तारीखी शहर है और ख़ास तौर पर अंदरून शहर में जो है वो बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं पुरानी बिल्डिंग्स के गिरने के। अच्छा, उसमें वो छोटी छोटी गलियाँ हैं अंदरून शहर में, आपके ये बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते और हमने ये देखा कि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपके बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते तो वहाँ पर आप एमरजेंसीज़ को किस तरह से डील करते हैं? जी
बिल्कुल, अगर मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं या छोटी कोई सर्जिकल इमरजेंसीज़ हैं तो उसके लिए हमारे पास मोटर बाइक एम्बुलेंस मौजूद है, तो वो उनके डोर स्टेप पे जाके उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको। लेकिन जिस तरह आपने बात की, बिल्डिंग कोलैप्स की बात की है या फायर की बात की है, फायर इंसिडेंट के लिए, उसके लिए ज़ाहिर है फिर हमारी माजूरी होती है, क्योंकि तंग गलियों के अंदर हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। लेकिन ये कि हम होज़ जो है वो चेन की सूरत में उनको लेआउट करते हैं और वहाँ पर हम फायर फाइटिंग करते हैं। या इवन कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो वहाँ पर भी हमारे जो इक्विपमेंट हैं, स्पेशलाइज इक्विपमेंट, वो हम अंदर लेके जाते हैं और कामयाबी से हम। आपके पास इक्विपमेंट्स की आपने बात की है, तो हमें ज़रा अपने इक्विपमेंट्स भी दिखाइए, अपने व्हीकल्स का भी जो है ना वो भी थोड़ा सा दिखाएं। ये आप बता रहे थे कि ये आपकी स्पेशलाइज्ड व्हीकल है? जी, ये हमारी स्पेशलाइज्ड व्हीकल है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का इक्विपमेंट मौजूद है, जो कि कोलैप्स स्ट्रक्चर है या गाड़ियाँ आपस में कोलैप्स कर गई हैं, क्रश हो गई हैं और उसमें से हमने विक्टिम को एक्सट्रीकेट करना है, तो उस सूरत में हमारे पास मुख्तलिफ़ कटर हैं, एक्सपेंडर्स हैं, तो उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो पड़े हुए हैं ये वो जो कटर और एक्सपेंडर, मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो भी आपको इन हालात की। अच्छा, ये डॉक्टर साहब इसके मुतालिक बताइएगा, ये क्या चीज़ है? जी, ये लाइव जी सर्च कैम्प बोलते हैं सर। इसको सर्च कैम्प बोलते हैं। इसका क्या काम है? इसका में इस्तेमाल थोड़ा सा बताएं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये है सर सर्च कैम्प, जिस जगह पे हम अप्रोच नहीं कर सकते, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, ठीक है, हम उसके हमने अंदर से देखना है कि बिल्डिंग के अंदर विक्टिम तो नहीं है। उसके लिए बजाते खुद ज़्यादा बंदे को एंट्री के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी, उसके लिए हम सुराख करेंगे, उसके आगे लगा हुआ है कैमरा, ठीक है, उससे हमारी इधर वीडियो चलेगी, अंदर से हम सर्च कर लेंगे कि उसके अंदर विक्टिम मौजूद है, आया कि नहीं है विक्टिम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ कि रेस्क्यू 112 में चंद साल पहले मुल्तान में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया था। दिल्ली गेट के इलाके में कि एक नौजवान था, उसने ख़जाने की तलाश के लिए अपने घर से एक स्रिंग जो थी वो खोदी और वो स्रिंग वो कई फीट तक, बल्कि 1.5 किलोमीटर तक जो था वो अपनी जो थी वो खोद के ले गया ज़ेरे ज़मीन। और उसके बाद जिस वक्त वो ख़जाने की तलाश में अंदर मौजूद था तो वो स्रिंग बैठ गई, जिसके बाद वो लापता हो गया। और उसके गुरसा ने जब इतला दी रेस्क्यू 1112 को, तो रेस्क्यू 1112 की टीम ने 4 दिन तक वो ऑपरेशन किया और उसके बाद वो इस नतीजे में पहुंचे कि इस सुरिंग के अंदर जो है वो नहीं जाया जा सकता और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी ये कहा गया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए। लेकिन ऐसे में एक रेस्क्यूअर आप थे, वो जी आपका नाम आज़म है गालिबन जी, ये आज़म रेस्क्यूअर थे, इन्होंने कहा कि नहीं जी मैं रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं करूँगा, मैं अपनी जान की बाजी लगा के जो है वो मैं अंदर जाऊँगा। और वो बहुत छोटी सी सुरिंग थी जिसके अंदर देख के जिसको खौफ महसूस होता था, हम खुद उसकी 4 दिन तक लाइव कवरेज भी करते रहे थे। तो ये आज़म वो रेस्क्यूअर था कि जो ना सिर्फ उस सुरिंग के अंदर गया और एक डेड बॉडी को निकालने के लिए इसने अपनी जान को जो है वो ख़तरे में डाला और वहाँ से उस डेड बॉडी को रिकवर किया। इस वक्त हमारे साथ, अच्छा आप मुझे बताएं कि जिस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से भी ये कह दिया गया था कि इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए, वो शख्स अंदर जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है, इस तरीके से वो सुरिंग बैठ चुकी है, लेकिन क्या जज्बा था कि आपने एक डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए अपनी जान को ख़तरे में डाला? एक्चुअली हमारे लिए एक टास्क बन गया था कि हमने उसको मतलब रिकवर करना है। हमें बताया गया कि लाहौर सिटी में आ रही हैं, बड़ी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसका मीडिया पे मतलब बताया जा रहा है। तो हमें डॉक्टर कलीम साहब ने ये टास्क दिया कि हमने किसी भी तरीके से इसको निकालना है। तो मैंने सर से कहा कि मैं एंट्री करता हूँ सर। पहली एंट्री मैंने उसमें की तो बिल्कुल रेत थी, रेत की जैसे छत बन जाती है, ऐसे रेत की छत बनी हुई थी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री करने के बाद मैं फर्स्ट मतलब एंट्री करने के बाद मैंने उसके हाथ को रिकवर किया। हाथ पहले मिला, फिर मेरे साथ दूसरे दो रेस्क्यू और हमने बारी बारी मतलब वो ऑपरेशन कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं वकार गया एक लड़का वहाँ पर, उसने उसको थोड़ा सा मज़ीद उसको रेत के अंदर से निकाला और इस तरह से मतलब 3 लोग बारी बारी जाते रहे। एंड पर मैं गया और मैंने वहाँ पर जाकर उसको उसके बाजुओं के नीचे एक रस्सा डाला ताकि उसको हम रिकवर कर सकें। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि खौफ की फ़िज़ा आ गई थी, तमाम लोग जो लोकल लोग थे वो यही कह रहे थे कि हम कैसे रहेंगे यहाँ पर, खौफ तारी रहेगा हमारे ऊपर। तो हमने इस वजह से उस ऑपरेशन को मुकम्मल करना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये आज़म ने बड़ी बहादुरी के साथ जो था वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। रेस्क्यू 1112 जो है वो अपनी कारकर्दगी के इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके पास मैन पावर्स भी हैं, उनके पास व्हीकल्स भी हैं और उनके व्हीकल्स जो हैं वो बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। इनकी अपनी वर्कशॉप है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो सरकारी इदारों की गाड़ी होती है ना तो उनकी कोई इतनी सफाई सुथराई होती है और ना ही उनकी कोई इतनी मेंटेनेंस होती है। लेकिन मैं अभी देख रहा था जिस वक्त मैं इस रेस्क्यू ऑफिस में अंदर आया तो बाकायदा यहाँ पर गाड़ियाँ, इन्होंने सर्विस स्टेशन अपना बनाया हुआ है, इसके अलावा इनकी वर्कशॉप अपनी है। जी
जी हम रेस्क्यू 1112 के ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पर वर्ल्ड फर्स्ट डे वीक का जो था वो आखिरी सेशन एक सेमिनार था जिसमें बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स लड़के और लड़कियाँ आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे इस वीक में जो था यहाँ पे रेस्क्यू एहलकारों से जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे दी जाती है कि वो चाहे अपने घर में हो, गली महल्ले में या कहीं पर भी जा रहे हो, तो अगर कोई हादसा रूनुमा हो जाता है और रेस्क्यू 1112 के या किसी भी इमदादी सरगर्मी से पहले अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं तो उनको सबसे पहले किस तरह से वहाँ पे जो पेशेंट है उसके साथ इतनी उनको ये बताया गया है कि इब्तदाई तौर पे वो उसकी हालत को संभालने के लिए क्या उनको इक़दामात करने चाहिए। तो इस वक्त ये वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें से चंद एक से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो एक वीक में उन्होंने यहाँ से क्या सीखा और उसको अब जो किस तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ना वो जा रहे हैं। आप ज़रा, आप वॉलंटियर हैं, आपका नाम? अली रज़ा। अच्छा अली रज़ा साहब, ये बताएं कि आपको वॉलंटियर बनने का ख्याल कैसे आया? जी सर, बिल्कुल। सबसे ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। 2010 की मैं बात करूं तो एक फ्लड आया था पाकिस्तान के अंदर जिसने बहुत ज़्यादा तबाहियाँ की थी। तो उस टाइम हम गांव में मौजूद थे। आपका कौन सा गांव था? दारादीन पना, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें क्या हुआ कि मैं देख रहा था, मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि जो 2010 में मुजफ्फरगढ़ का जो सैलाब आया था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन जो था वो सैलाब था। तो इनका दारादीन पना जो था वो सबसे ज़्यादा मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का इफेक्टेड एरिया था जी। और आपका ताल्लुक उस एरिया से था। उस सैलाब के बाद आपके अंदर ये मोटिवेशन आई कि आपको वॉलंटियर बनना है और ये तमाम जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की चीज़ें हैं वो आपको सीखनी है। जी बिल्कुल सर। ऑफिशियल इदारे थे वो तो इस काम में काम कर ही रहे थे, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ देखी, रेस्क्यू के साथ कुछ लोग थे जो कि वॉलंटियर ही काम कर रहे थे, वो कश्ती पे जा रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे। फिर मैं जाकर उनसे बात की, मैंने कहा आप कौन लोग हैं, मतलब रेस्क्यू की यूनिफॉर्म पहनी हुई है? तो उन्होंने कहा हम वॉलंटियर्स हैं। उस टाइम 2010 में मेरी अराउंड अबाउट 10 साल ही होगी। वॉलंटियर का वर्ड मेरे लिए न्यू था। तो फिर मैंने कहा यार जो ये काम तो अच्छा कर रहे हैं वॉलंटियर। फिर उस पर मैंने रिसर्च स्टार्ट की। दैन स्कूल लाइफ स्टार्ट, दैन कॉलेज लाइफ में मैंने पहला वॉलंटियर काम किया था, रिपल टैंक के नेम से था। वो हमारी कॉलेज की सोसाइटी थी जिसमें हम ब्लड डोनेशन पे काम करते थे। तो मेरी जर्नी वहाँ से वॉलंटियरिंग की स्टार्ट हुई। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल, दैन आई परसू फॉर सारियून। अब मैं 3 साल से सारियून में वॉलंटियर के तौर पे लीडिंग पैनल पे हूँ एंड आई एम प्रेसिडेंट फॉर मुल्तान। आपका नाम? ज़हरा बतूल। अच्छा, आपके जहन में कैसे, क्योंकि हमारे माशरे में मर्द वॉलंटियर्स तो बाहर निकलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, ख़वातीन की एक यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद बैठी हुई है वॉलंटियर्स की। आपके जहन में क्या आया, आपने यहाँ से क्या सीखा और सीखने के बाद आप कैसे जाके ये जो आपने सीखा इसको सर्व करें? सर मैंने यहाँ पे CPR सीखा और देखा है कि लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके ज़रिए से हम CPR, जब हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनको CPR के ज़रिए से हम उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। और इसी तरह और जो पेशेंट्स हैं उनको हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक़ कहाँ से? लिया से। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर मैंने ये देख रहा हूँ कि जो वॉलंटियर्स आए हुए हैं वो रिमोट एरिया से आए हुए हैं और उनके अंदर अपने इलाके की पसमानदगी को दूर करने के लिए ये जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर शायद जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सरकारी महकमों की सहूलियात हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये एक अच्छा साइन है कि वहीं की कम्यूनिटी के लोकल लोग जो होते हैं वो वॉलंटियर्स बन जाते हैं। वो मुल्तान में आए और रेस्क्यू 1112 की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ पर लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दी गई कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो किस तरीके से दी जानी चाहिए। जिस वक्त मैं फायर व्हीकल में मौजूद हूँ और इस वक्त जो है इमरजेंसी कॉल जो है वो मौसूल हुई है रेस्क्यू 1112 को आग लगने की। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरह मामूल के मुताबिक जो है ये सारा कुछ जारी है। जो रेस्क्यू एहलकार है तो वो जब इस व्हीकल में इंटर हो जाए तो यहाँ पर वो अपना यूनिफॉर्म जो है वो यहाँ पर ही यूनिफॉर्म चेंज करते हैं और यही से ही जो है वो इस वक्त रवाना है स्पॉट पर जहाँ से इनको इमरजेंसी की कॉल मौसूल हुई है। ये रेस्क्यू एहलकार जो है आप इस वक्त देख सकते हैं कि ग्लव्स पहन रहे, जबकि अब हेलमेट भी जो है इन लोगों ने पहन लिया है और रेस्क्यू व्हीकल जो है वो रवा दवा है। हमारे साथ जो रेस्क्यू एहलकार मौजूद है चूँकि वो इस वक्त रेडी हो गए हैं तो हम इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा यहाँ जो आपको कॉल मौसूल होती है तो कितना टाइम लगता है आपको यूनिफॉर्म पहनने में और क्या जो इसके बाद जब आप स्पॉट पे पहुँचते हैं तो पहला जो मरहला होता है जिससे आप आगाज़ करते क्या होता है? सर जैसे हमें इमरजेंसी कॉल मौसूल होती है कि फ़ायर इमरजेंसी है, हम सीधा अपनी गाड़ियों की तरफ आते हैं और गाड़ी में हम 1 से 2 मिनट में अपने आप को रेडी कर लेते हैं और तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लगते हैं जहाँ पे इमरजेंसी होती है रिस्पांस देने में। तो हम जैसे ही स्पॉट पे पहुँचते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो सीड ऑफ फायर जहाँ से फायर लगी हुई है उस जगह तक पहुँचना हमारा सबसे पहला मकसद होता है।
अच्छा आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे जब ज़ाहिरी बात है शदीद गर्मी भी है और इस गर्मी में जो है एक तो जो यूनिफॉर्म होता है आपको काफ़ी हैवी होता है, उसके बाद जब आप जाए वक़्फ़ों पर पहुंचते हैं यकीनी तौर पे आग लगी होती है, बड़ा टफ होता है, क्या कैसे मैनेज कर लेते हैं ये? सबसे पहले जब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हमारे पास होता है लीड फायरमैन जाते हैं, वहाँ का मुआयना करते हैं जगह का कि किस टाइप का फायर है, किस क्लास का फायर है। तो सबसे पहले वो जाता है, फिर वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि आप लोग होजेस ले आउट करो। हम फायर सूट में ऑलरेडी होते हैं ना, गर्मी भी ज़्यादा होती है, लोग यहाँ के आग से वो भाग जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो अक्सर है मसला ये स्मोक से हमें होता है ना, जब हम जाते हैं ना तो स्मोक ज़्यादा होता है। इसके अलावा वहाँ पे पहुँचते हैं हम फायर फाइटिंग शुरू करते हैं। जब फायर फाइटिंग शुरू करते हैं तो जाहिर बात है कि धुआं तो उठेगा ना वहाँ से, तो हम फिर वहाँ की हम नोयत देखते हैं। अगर फायर ज़्यादा हो तो हम फिर दूसरे स्टेशन से बैकअप लेते हैं ना, और कंट्रोल से इन्फॉर्म करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कंट्रोल के साथ राब्ते में होते हैं हम। और इस तरह के सिचुएशन में जाहिर बात है कि मुश्किलात थोड़े ज़्यादा होते हैं। रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, जब जाए वक़्फ़ों पे पहुंचते हैं आप तो ज़ाहिरी बात है कुछ वहाँ पे जो शहरी मौजूद होते हैं पहले से ही, तो वो जब आपके काम में अगर तुम मुदाखलत कोई करते हैं या कोई आपके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होती है तो तब आपका क्या रिएक्शन होता है, क्या होता है आपके? जी बिल्कुल, वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो पहले हम जायज़ा लेते हैं कि आग किस नोयत की है, मतलब ज़्यादा लगी है तो फिर हम आराम से डील करते हैं। अगर ज़्यादा आग लगी है, हमसे हमारे हालात जो है काबू नहीं आ रहा है तो इस वजह से हम दूसरी गाड़ियों को मंगवाते हैं, और लोगों का हुजूम होता है तो हम जो है ना अपनी तरफ से भी जो है कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हटाएं और हमारे जो है ना इमरजेंसी में मुदाखलत ना करें, ताकि हम पूरी तरह कोशिश करके आग पे काबू पा सकें। अच्छा, चूँकि आप जो है तो ड्राइवर के साथ ही आप बैठते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है, ज़ाहिर बात है इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचना होता है, तो इस दौरान जो है चूँकि हम ड्राइवर साहब से बात नहीं कर सकते चूँकि वो इमरजेंसी में, तो आपसे ही उनका क्वेश्चन जो है वो आपसे ही पूछ लेते हैं कि रश भी होती है काफ़ी ज़्यादा पेशावर में और टाइम पे आपने पहुंचना होता है, तो ड्राइविंग का जो होता है प्रोसेस, ये सिचुएशन क्या होती है? क्योंकि ये भी ख़तरा होता है ना कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं रास्ते में तेज़ रफ्तारी के वजह कोई इशू पेश ना है, तो ये कैसे मैनेज होता है? जी हमारे पास जो है ना यहाँ पे माइक लगा हुआ है, जो इसको हम जो रश होती है गाड़ी भारत को हम जो है ना वॉइस मैसेज करते हैं कि हमें रास्ता दो, हमें इमरजेंसी भी जाने, यहाँ पे आग लगी हुई है, जिसमें जो है ना मार्केट पे आग लगी है, दुकान पे आग लगी है, घर पे आग लगी है ना, इस वजह से हम इन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। हमारे साथ जो है ना जब तक पुलिस वाले भी जो है ना वो भी इन लोगों को जो है ना रास्ता देने के लिए कहते हैं कि इन लोगों को रास्ता दे दें। अच्छा, एक तो सायरन होता है, एक तो उससे जो है रश जो ट्रैफिक अगर सामने गाड़ियाँ होती है तो वो उनको रास्ता देती है, अगर इसके बावजूद भी रास्ता ना दिया जाए तो ये माइक जो पड़ा हुआ है, अगर आप मुझे ये ज़रा दे सके, ये माइक जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इससे भी जो है हेल्प लिया जाता है, और अगर कोई गाड़ियाँ हो, रश हो, कोई सामने आ जाता है इमरजेंसी में तो इसके ज़रिए जो है इनको कम्युनिकेट किया जाता है। जो माइक लगा हुआ है इस व्हीकल में, तो इसके ज़रिए बताया जाता है कि रास्ता दिया जाए और इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो ये इस वक्त जो है चूँकि इमरजेंसी की कॉल इनको मौसूल हुई है, ये जो वक़्फ़ों की तरफ रवाना है, वहाँ पर जब ये पहुँच जाए तो टीमें जो है वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाती है, सरगर्म हो जाती है, जो प्रोसेस होता है आग पर काबू पाने का वो शुरू हो जाता है। जी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है आग लगने के हवाले से, तो चूँकि वहाँ पर जो है किसी को परमिशन नहीं होती रेस्क्यू फायर फाइटर्स के अलावा, तो हम यहीं पर आपको डेमो दिखाते हैं कि किस तरह जब आग लगता है तो जब आग बुझाने का अमल होता है वो किस तरह होता है, किस तरह फायर फाइटर जो है वो आग पर काबू पाते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि फायर फाइटर जो है ये आग पर काबू पा रहे हैं। मेरा कैमरा मैन तारिक अली अगर आपको दिखाए तो फौरी तौर पर जो रेस्क्यू फाइटर्स हैं रेस्क्यू व्हीकल की मदद से जो है वो आग बुझाने का जो ये प्रोसेस है इसको शुरू करते हैं। तकरीबन इब्तदाई तौर पर 5 से 6 रेस्क्यू एक व्हीकल में 5 से 6 एहलकार जो है वो मौजूद होते हैं और वो फौरी तौर पर ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देते हैं। यही प्रोसेस है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इब्तदाई तौर पर यही प्रोसेस होता है। हमारे पास रेस्क्यू फायर फाइटर मौजूद है, इनसे ज़रा डिटेल से बात करते हैं।
तो जी आप बताइए कि जब आप जय वक़्फ़ा पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपका क्या लाया अमल होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद अहमद है और मैं यहाँ पे लीड फायर रेस्क्यूर काम कर रहा हूँ। सर हमारा इस तरह होता है कि जब हम जय वक़्फ़ा पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले हवा की नौइयत को देखते हैं। मतलब जिस तरफ से हवा आ रही है हम उसके बिल्कुल अपोजिट हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हवा की जहाँ से मतलब जहाँ से हवा आ रही हो तो फिर हमारी गाड़ी को डैमेज करता है। तो हम हवा की बिल्कुल अपोजिट सीमेंट पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। उसके बाद फिर हम आग की नौइयत को देखते हैं। मतलब अगर बिलफर्ज एक दुकान में आग लगी है तो अगर दूसरी दुकान को ट्रांसफ़र हो रही है तो पहले हम उस जगह को टारगेट करते हैं कि मतलब वो आग जो है वो दूसरी दुकान तक ना पहुँचे। और सबसे पहले हम सर सीट ऑफ फायर मतलब जहाँ आग लगी है जी बेस आग की देखते हैं कि आग कहाँ से शुरू हुई है, पहले हम वहाँ पे टारगेट करते हैं, वहाँ की आग बुझाते हैं। जी मैं इस वक्त रेस्क्यू 1112 के कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी एक जो एजेंट है उनको एक कॉल आई है एक्सीडेंट की 1881 विहाड़ी रोड पर। ये एजेंट है जो उस कॉल को इंटरटेन कर रहे हैं। अभी कॉलर्स का ये एम्बुलेंस वाले के साथ जो है वो रब्ता इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पर करवाया है। इससे पहले बाकायदा बजर बजा के जो था वो एम्बुलेंस का जो स्टाफ होता था उसको तैयार किया जाता है, लेकिन अब जिद्दत आ गई है तो अब ये बजर नहीं बजाया जाता बल्कि अब सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल करके ज़रिए ही एजेंट जो होता है वो ड्राइवर को बता देता है और उनकी लोकेशन सेंड कर देता है जहाँ उन्होंने जाना है। तो हम चलते हैं, साथ ही इनके आपको दिखाएंगे कि ये इमरजेंसी जो है वो किस तरीके के साथ जो है वो डील करते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस में बैठे हैं और ये लोग जो है एक इमरजेंसी पे जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास रेस्क्यू 1112 ज़ाहिर सी बात है एक शहर के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो एक इमरजेंसी में जिस वक्त इसको ड्राइव कर रहे होते हैं तो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन एम्बुलेंसेस के ड्राइवर को और कितनी महारत ये दरकार होती है, ये हम इस वक्त जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उनसे हम पूछेंगे। अच्छा ये आप बताइएगा कि आपको किस किस्म के मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग ड्राइविंग, और ये बताएं कि एक एम्बुलेंस का ड्राइवर की महारत तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होती है और रशी एरिया भी होता है, तो फिर भी उसके बावजूद कौन से ऐसे मसाइल होते हैं ट्रैफिक के जिनका आपको सामना करना पड़ता है और आपके जहन में ये भी होता है कि आप एक एमरजेंसी पे जा रहे हो और आपका पहुँचना है और जाके वहाँ पर आपने किसी की जान बचानी है? जी ट्रैफिक मसाइल तो बहुत सारे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जगह चौक हैं, ये रोड इतने काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसमें बाज़ जो अच्छी नेचर के लोग हैं वो तो रोक के रास्ता दे देते हैं। जो ज़्यादातर रिक्शे वाले या मुख्तलिफ गाड़ियों वाले हर किसी का अपना माइंड होता है, वो बहुत काफ़ी पीछे से हुटर ही बाजर होता है, गाड़ी का स्पीड भी होती है, हमें रिस्पांस टाइम भी कवर करना पड़ता है, इससे हमें स्पीड मारनी पड़ती है, गाड़ी भगानी पड़ती है। तो उस वजह से काफ़ी लोग दे देते रास्ता, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं देते। जी बिल्कुल, हम इस वक्त रेस्क्यू 1112 के साथ आए। एक इमरजेंसी थी जिसके वो आए हैं, ये एक बुज़ुर्ग खातून और एक उनके हस्बैंड हैं और इनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे कि इस तरह से जो है वो पहले एम्बुलेंस के पहुँचने से पहले जो थी एक रेस्क्यू बाइक वाले जो थे वो उनके नज़दीक तरीन पॉइंट पर थे, वो पहले पहुँचे, उन्होंने आके यहाँ पर इब्तदाई तिबी इमदाद दी है और उसके बाद जब यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची है अभी इन दोनों को यहाँ पर बिठाया गया है। इनसे इनके घर का एड्रेस पूछा जा रहा है, इनके वर्षा का फ़ोन नंबर लिया जा रहा है, उनको भी इतला दी जाएगी। उसके बाद इनका जो है वो ब्लड प्रेशर चेक किया और दीगर जो है ना वो करने के बाद अब ये नोट करेंगे कि इनको यहीं पर ही इब्तदाई फर्स्ट एड दी जाएगी या इनको जो है वो निश्तर हॉस्पिटल या जो भी नज़दीक तरीन हॉस्पिटल होगा वहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। ये रेस्क्यू हमारे साथ हैं। अच्छा, जिस वक्त आप यहाँ पर एमरजेंसी में आप पहुँचे, सबसे पहले आप करते हैं तो सबसे पहले पहुँच कर आप लोग क्या करते हैं? इनके वर्षा को इतला देते हैं, इनको पहले चेक करते हैं? सबसे पहले आकर इनकी चेक करते हैं कि ये होश में है या किस हालत में। अगर होश में होते हैं वो खुद ही कॉल कर चुके होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, बता रहे होते हैं। इनकी जो इंजरीज़ होती हैं वो चेक करते हैं। उसके बाद इनकी जो हिस्ट्री होती है वो लेते हैं कि आया पहले दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, किस चीज़ के, उसके मुताबिक इनको फर्स्ट एड की जाती है। अच्छा, वैसे जिस वक्त हादसे के बाद आप पहुँचते हैं ज़्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स, उनकी क्या ख्वाहिश होती है कि पहले उनको अगर मामूली चोटें हैं उनको तो उनकी क्या ख्वाहिश होती है कि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए या उनको ट्रीटमेंट के बाद उनको उनके घर रवाना किया जाए? उनकी क्या ख्वाहिश होती है? मैक्सिमम जो लोग हैं वो घर जाने की ख्वाहिश करते हैं क्योंकि वो छोटी इंजरीज होती हैं इसलिए। लेकिन अगर कोई सीरियस इंजरी है जैसे कोई हड्डी टूटी या कुछ ऐसा है तो वो फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। जी
ठीक हो गया। ये इस वक्त जो है इनके ये इंजरी हुई है और इसको इस वक्त जो है रेस्क्यूर जो है वो इसको ठीक कर रहे हैं, बड़े बर वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और इनको अब यहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाएगी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद फिर रेस्क्यूर ये फैसला करेंगे कि इनको जो है घर रवाना किया जाएगा अगर ये बाइक चलाने के काबिल हुए, या फिर इनको जो है वो निश्तर हॉस्पिटल जो है वहाँ रवाना किया जाएगा। जी, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह फायर फाइटर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंजाम देते हैं, कितने अहलकार जो है वो आग बुझाने के अमल में हिस्सा लेते हैं, क्या इक्विपमेंट्स है उनके पास, कितने व्हीकल्स हैं उनके पास, ये तमाम तर डिटेल जो है हमने आपके साथ शेयर की। यकीनन एक टफ काम होता है। पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में 100 से ज़्यादा फायर फाइटर जो है वो अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। इस तरह यहाँ पर फायर व्हीकल तकरीबन 10 से ज़्यादा फायर व्हीकल जो है वो प्रोवाइड की गई। इस तरह हर स्टेशन में तकरीबन 10 फायर व्हीकल जो है वो प्रोवाइड की गई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठते रहते हैं, लेकिन पहले मोटरवे पुलिस और अब रेस्क्यू 1112 पंजाब ने अवामी खिदमत के बाइस शहरियों के दिल में अपना नाम और मुकाम पैदा किया। न सिर्फ शहरियों के दिल में बल्कि पाकिस्तान भर में रेस्क्यू 1112 पंजाब ने अपने काम के बाइस एक मुनफरिद और अलग शनाख्त भी कायम की। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले के बाद रेस्क्यू 1112 पंजाब की टीम ने तुर्किया में जाकर इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ इमरान चौधरी को इजाज़त दीजिए। रब राखा।